हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा क्लास है जो साइंस का रिविजन क्लास है। जो कल एग्ज़ाम है 18 फरवरी को साइंस का, तो ऑब्जेक्टिव का मेरा दूसरा क्लास है। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम समय बर्बाद न करते हुए आपका क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो हम जानते हैं ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच दो आबंध होते हैं। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच दो आबंध होते हैं। और नाइट्रोजन पूछेगा तो नाइट्रोजन में 3 आबंध होते हैं। और इसके बाद जैसे कि हाइड्रोजन रहेगा तो हाइड्रोजन के बीच 1 आबंध होते हैं। और क्लोरीन रहेगा तो क्लोरीन के बीच भी 1 आबंध होते हैं। ये आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच 2 आबंध होते हैं और नाइट्रोजन में 3। और हाइड्रोजन है यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और हाइड्रोजन में 1 होता है और क्लोरीन में भी 1 होता है। फ्रेंड्स, आगे मेरा क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी। कवक में पोषण की मृतजीवी विधि पाई जाती है, मृतजीवी। आगे मेरा क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है तो नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है। फ्रेंड्स, मेरा क्वेश्चन है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा फूलों द्वारा। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होता है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि निम्न में से एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ है। निम्न में से एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ है। तो सूखे घास पत्ते जो अपघटित हो जाते हैं यानी कि सड़ गल जाते हैं। आगे मेरा क्वेश्चन है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध होता है R बराबर V बटी I। R बराबर V बटी I। ये क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है। वो क्वेश्चन को हम रिवीजन आप लोगों के साथ करा रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिएगा। जो सुनकर ही याद हो जाएगा, कापी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम कल ही है। कापी में लिखने का इतना टाइम भी नहीं है, सुनने का तो टाइम ही नहीं है, कापी में लिखने का तो बात ही अलग है। फ्रेंड्स, मेरा आगे क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज आधारित है। तो विद्युत फ्यूज आधारित है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत फ्यूज आधारित है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। आप लोग सुन सकते हैं, सुनकर याद हो जाएगा। आगे मेरा क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनरेटर कहते हैं, जिसे जनरेटर यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। और जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे मेरा क्वेश्चन है कि जैव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? जैव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो मेरा ऑप्शन है पेट्रोलियम, बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा और कोयला। तो इसका आंसर क्या होगा? नाभिकीय ऊर्जा होगा। जैव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। आगे मेरा क्वेश्चन है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को 1 लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मेहनत आपके लिए होता है। फ्रेंड्स, आगे मेरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किससे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो मेरा ऑप्शन है लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। तो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है लिथियम को। मेरा ऑप्शन होगा लिथियम। और ऐसे आप याद कर सकते हैं नकली। चाकू से 3 धातु काटा जा सकता है नकली। NaKLi माने Na से सोडियम, K से पोटेशियम, Li से लिथियम। ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन लिथियम है। तो लिथियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ये आपको 3 धातु याद रखना है जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नकली, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ऐसे याद रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरा आगे क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं कि रिवीजन क्लास है ये, तो रिवीजन क्लास है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रतिकारक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रतिकारक है COOH का। आगे मेरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु इसमें कॉपर होगा। ऑप्शन के हिसाब से कॉपर होगा। कॉपर और पारा और सोना और दिया हुआ है पारा।
ये सारे के सारे दिया हुआ है, तो मेरे ऑप्शन के हिसाब से कॉपर होगा Cu जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऐसे याद रख सकते हैं, सबसे अधिक अभिक्रियाशील में पहला नंबर में आता है पोटेशियम जो रहेगा, तो पोटेशियम रहेगा तो पोटेशियम होगा। तो ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, काका नाना काकी मांगे आलू जरीना फेविकोल पब्लिक है। ऐसे जो ट्रिक होता है ना, जो अभिक्रियाशील मूल्य का जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है वो घटते क्रम में आते हैं, यानी कि पोटेशियम सोडियम में से है ना, सबसे ऊपर से नीचे आते हैं। आगे मेरा क्वेश्चन है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य है। सूर्य जो है ऊर्जा का स्रोत है। फ्रेंड्स मेरा क्वेश्चन है कि हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। आगे मेरा क्वेश्चन है कि कीटों के पंख एवं चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? कीटों के पंख एवं चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो समजात अंग है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा उपचयन। भोजन का पचना उपचयन है, या ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण कुछ बोल सकते हैं, या ऑक्सीडेशन। उपचयन, ऊष्माक्षेपी ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो यह ऑप्शन के हिसाब से उपचयन होगा। भोजन का पचना उपचयन है। फ्रेंड्स मेरा क्वेश्चन है, लगभग मेरा 100 क्वेश्चन इसमें पहला वीडियो में 70 से 72 क्वेश्चन, और इसमें भी कुछ 25-30 हम करा ही दिए, तो लगभग 100 क्वेश्चन तैयार होने जा रहा है यहाँ पे। आगे मेरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केचुआ। ऑप्शन होगा केचुआ आंसर है। ऑप्शन हम बता देते हैं, केचुआ, मछली, शेर, बकरी। तो मेरा आंसर होगा केचुआ उभयलिंगी है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स मेरा आंसर होगा कुआँ। कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? तो आंसर क्या होगा? कुआँ होगा भूमिगत जल का उदाहरण। फ्रेंड्स मेरा क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो हम जानते हैं कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग होता है। और प्रिज्म में कितना सतह होते हैं? और प्रिज्म में कितना सतह होते हैं? प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। और प्रिज्म में किस रंग का किरण की झुकाव सबसे अधिक होता है? तो प्रिज्म में बैंगनी किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, और लाल किरण का झुकाव सबसे कम होता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स मेरा आगे क्वेश्चन है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो जी हाँ, प्रतिरोध के ऐसे मात्रक ओम होता है। और इसी में पूछ देगा प्रतिरोधकता के ऐसे मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता के ऐसे मात्रक ओम मीटर होता है। आगे मेरा क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो एमीटर से। परिपथ में विद्युत धारा की माप एमीटर से किया जाता है। एक क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, जो हम बोलने जा रहे हैं क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, जो फेस को बड़ा बड़ा दिखाई देता है और बाल को यानी कि आसानी से साफ करता है, यानी कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि किसी उपकरण में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है, यानी कि प्लस माइनस नहीं होता है? तो कुंडली में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। आगे मेरा फ्रेंड्स क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का। आगे मेरा क्वेश्चन है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो CuSO4 5H2O, यानी कि कॉपर सल्फेट। नीला थोथा को कॉपर सल्फेट बोलते हैं, CuSO4 H2O। और इसमें बोल देगा कि हरा थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो हरा थोथा का तो फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O। इसमें 7 भाग पानी होता है और नीला थोथा में 5 भाग पानी होता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? जैसा कि हम बता दिए, नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक बंधक होते हैं, और ऑक्सीजन में 2 होते हैं, और हाइड्रोजन में 1 होते हैं, और क्लोरीन में 1 होते हैं। यानी कि ये दोनों में 1 होते हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन में 1 होते हैं, और ऑक्सीजन में 2 होते हैं, और नाइट्रोजन में 3 होते हैं। ऐसे आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? क्वेश्चन रिपीट किया है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। वन संपदा का उदाहरण कौन है? तो वन संपदा का उदाहरण लकड़ी है। लकड़ी जो है वन संपदा का उदाहरण है। फ्रेंड्स आगे मेरा क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C12H22O11 होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11 होता है। फ्रेंड्स मेरा आगे क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 C6H12O6। और चीनी का C12H22O11 होता है। अब इसमें बोल देगा कि ग्लूकोज में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 6 होते हैं।
फ्रेंड्स मेरा आगे क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है सब कुछ। स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, सौर प्रकाश और क्लोरोफिल, यानी कि सब कुछ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आगे मेरा क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? जैसा कि इससे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है पहला वीडियो में पार्ट 1 में, इससे पहले ना देखे हुए तो जा करके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फ्रेंड्स मेरा आगे क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। और घेघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। आगे मेरा क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो मेरा आंसर होगा कॉकरोच। कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि यूरो सेकेंड का संबंध है, यानी कि यूरो सेकेंड का संबंध है। तो यूरो सेकेंड का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण से, यानी कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए यूरो सेकेंड का संबंध है। यूरो सेकेंड अभियान चलाया गया था वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। फ्रेंड्स मेरा क्वेश्चन है कि कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है जो सड़ता गलता नहीं है। तो DDT, ऑप्शन है DDT, यानी कि थर्मोकोल भी है, प्लास्टिक भी और DDT भी है, यानी कि ऑप्शन है DDT। कागज़, वाहित मल, तो इनमें से कोई नहीं। तो कागज़ सड़ जाता है और वाहित मल भी सड़ जाएगा, लेकिन DDT नहीं सड़ेगा। तो ऑप्शन के हिसाब से DDT मेरा आंसर है, अनिम्नीकरणीय पदार्थ। फ्रेंड्स मेरा आगे क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? तो हम जानते हैं क्लोरोफिल वर्ण का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग क्या होता है? हरा होता है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि परिपथ में लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? परिपथ में लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत बढ़ जाता है, यानी कि शॉर्ट सर्किट होता है, तो परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत बढ़ जाता है। फ्रेंड्स मेरा आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको लगता है कि नहीं पूछा हुआ? सारे के सारे जो मैं बोल रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं क्वेश्चन बैंक से तैयारी करा रहा हूँ आप लोगों को। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ये कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए ये भी पूछे हुए हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो ये भी 2 हैं। तो प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन कोई भी पूछे तो इसका नियम 2 ही होते हैं। आगे मेरा क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? sin I बटे sin R होता है। इसे स्नेल के नियम भी बोला जाता है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। आगे मेरा क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। आगे मेरा क्वेश्चन है विभवांतर कैसे मात्रा क्या होता है? विभवांतर कैसे मात्रा क्या होता है? तो विभवांतर कैसे मात्रा वोल्ट होता है। प्रतिरोध कैसे मात्रा क्या होता है? तो ओम होता है। और प्रतिरोधकता के तो ओम मीटर होता है। फ्रेंड्स मेरा आगे क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोने वाला सोडा, जिसको धोवन सोडा भी बोलते हैं, तो Na2CO3 होता है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक समूह को सूचित किया जाता है। कार्बोक्सिलिक समूह को सूचित किया जाता है COOH से, और CHO एल्डिहाइड का होता है, CO कीटोन का होता है, और O ईथर का होता है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स आपको लगता है कि बहुत सारे तेज़ जा रहे हैं, लेकिन तेज़ इसीलिए जा रहे हैं कि समय बहुत कम है। कल रिवीजन करना है, कल 18 फरवरी को साइंस का एग्जाम है, तो जो रिवीजन हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जितना अधिक से अधिक रिवीजन हो जाएगा उतना तो आसान रहेगा। आगे मेरा फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का शून्य समूह तत्व कैसा है? आवर्त सारणी का शून्य समूह का तत्व है, तो ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरीन है। तो मेरा आंसर होगा हीलियम। आवर्त सारणी का शून्य वर्ग तत्व हीलियम है। शून्य वर्ग तत्व यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन शून्य वर्ग तत्व है, तो इसमें ऑप्शन है हीलियम। तो हीलियम होगा शून्य वर्ग तत्व। ये 18 वर्ग में रहते हैं। आगे मेरा क्वेश्चन है कि मीथेन के सहसंयोजक के बीच कितने बंध होते हैं? मीथेन में सहसंयोजक बंधन कितने होते हैं? मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 4। फ्रेंड्स मेरा आगे क्वेश्चन है कि किस में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत किस में पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में। आगे मेरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक बात बता देना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए नहीं, अभी तो क्वेश्चन तो अभी पढ़ाएंगे। पराग कोश में पाया जाता है, तो पराग कोश में पाया जाता है परागकण। आगे मेरा क्वेश्चन है गोआइटर रोग पनपता है, तो किसके कमी से? तो आयोडीन की कमी से। उसको गोआइटर या घेघा बोलते हैं। तो गोआइटर या घेघा रोग किसके कारण होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है गोआइटर या घेघा। फ्रेंड्स मेरा क्वेश्चन है
कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन ने लिखा। फ्रेंड्स आगे मेरा क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करता है? कुछ रिपीट किया हुआ है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा को उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। और विद्युत घंटी, तो विद्युत घंटी बता देगा तो चुंबकीय प्रभाव जो दीवार में लगे हुए थे, बिल्डिंग्स में जो लगे हुए थे घंटी, ऐसे स्विच टिपते हैं तो रूम में जा करके वो घंटी बजते हैं। तो विद्युत फ्यूज विद्युत घंटी चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है और विद्युत फ्यूज विद्युत धारा को उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। और आगे मेरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट बैटरी से होता है। और डायनेमो से एसी और डीसी दोनों होता है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल। इसे क्वेश्चन पहले रिपीट किया है कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अब विभवांतर के समांतर क्या होता है? तो हम जानते हैं विभवांतर के समांतर क्या होता है? तो विभवांतर के समांतर बोल्ट होता है। विभवांतर के समांतर क्या होता है? बोल्ट होता है। और मेरा आगे क्वेश्चन होगा इसमें और आगे मेरा क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। 1 वोल्ट कहलाता है तो 1 जूल बट्टे कूलम, 1 जूल बट्टे कूलम होता है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो उपचयन। श्वसन उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है, उपचयन। फ्रेंड्स आगे मेरा क्वेश्चन है कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो इसमें ऑप्शन है चांदी। चांदी सबसे अधिक सुचालक है, विद्युत का सबसे अधिक चालक है चांदी। आवर्त सारणी के उदाग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी के उदाग्र स्तंभ को, उदाग्र जो खड़ा रहता है ऐसे, जो उसको वर्ग बोला जाता है, जो ऐसे ऐसे 18 होता है और ऐसे ऐसे जो गिरा रहता है क्षैतिज, ये मेरा 7 रहता है। क्षैतिज के तारों की संख्या 7 होती है। फ्रेंड्स आगे मेरा क्वेश्चन है कि इसमें आगे मेरा क्वेश्चन है कि पीतल क्या है? पीतल क्या है? तो पीतल मिश्र धातु है। पीतल मिश्र धातु है। तो पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पिताजी, ऐसे याद रख सकते हैं, पिताजी। यानी कि पी से हो जाए पीतल, ता से तांबा, जिससे जिंक हो जाएगा। तो तांबा और जिंक का मिश्र धातु पीतल है। तांबा और जिंक का मिश्र धातु पीतल है। तो पीतल क्या है? मिश्र धातु है। किसका? तांबा और जिंक का। पिताजी से याद रख सकते हैं। आगे मेरा क्वेश्चन है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो 7 से कम होगा। अम्लीय विलयन का, हाँ ठीक है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? तो मीथेन है। मीथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन है। फ्रेंड्स आगे मेरा क्वेश्चन है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। आगे मेरा क्वेश्चन है पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होता है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? ब्रिक उत्सर्जी अंग है। किडनी जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकलता है। शुक्राणु बनता है। तो शुक्राणु किसमें बनता है? तो शुक्राणु वृषण में बनता है। शुक्राणु वृषण में बनता है जो नर प्रजनन अंग है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो मेरा ऑप्शन है वायु, मृदा, जल, जीवधारी। तो प्राकृतिक संसाधन जीवधारी नहीं है, वायु प्राकृतिक संसाधन है, मृदा भी है, जल भी है, लेकिन जीवधारी नहीं है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया हुआ है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। और मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। आयोडीन की कमी से घेगा होता है, तो बता दिए हैं। आगे मेरा क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसमें काल्पनिक और वास्तविक आंसर है और ये और भी दोनों है। तो मेरा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब इसमें काल्पनिक होगा। आगे मेरा क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का व्यवहार होता है? तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, निकट में कितना लीटर है? निकट में 3 लीटर है। तो 3 लीटर है तो चौथा लीटर पर जाएगा तो अवतल हो जाएगा, अवतल। ऐसे में बोलता है कि दूर दृष्टि में को निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? तो दूर में 2 लीटर है ना, तो 2 लीटर है तो 3 अक्षर बन जाएगा, तो उत्तल हो जाएगा। 3 रहेगा तो 4 और दूर रहेगा तो 3। ऐसे आप याद रखें तो कॉम्बिनेशन बना के, दूर रहेगा तो 3 और 3 रहेगा तो 4। आगे मेरा फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। आगे मेरा फ्रेंड्स क्वेश्चन है
कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर कहते हैं। अमीटर को विद्युत धारा के परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो अमीटर को विद्युत धारा में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आगे मेरा फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा कैसे मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा कैसे मात्रक एम्पियर होता है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि पीतल उदाहरण है। पीतल उदाहरण है तो मिश्र धातु का, जैसे कि हम बता दिए, पिताजी से हो जाएगा तांबा जिंक, पी से पीतल, ता से तांबा, जैसा जिंक होता है पिताजी। आगे मेरा फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्षार धातु है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या है? तो क्षार धातु है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या है? तो क्षार धातु है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या है? क्षार धातु है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी मात्रा है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कितनी मात्रा है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। 0.03% है। 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है। ऑक्सीजन एक हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है। आगे मेरा फ्रेंड्स क्वेश्चन है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन सुनिए, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी, बिडाम्बनी। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी और बिडाम्बनी। तो मानव मादा में शुक्रवाहिनी नहीं पाया जाता है। शुक्रवाहिनी नर में पाया जाता है। फ्रेंड्स मेरा आगे क्वेश्चन है कि पराग कोश में पाया जाता है। पराग कोश में पाया जाता है परागकण। पराग कोश में पाया जाता है परागकण। फ्रेंड्स मैं एक शेर कहना चाहता हूँ आपके लिए कि यूँ ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूँ ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूँ ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तीन का उठाना होता है। तीन का उठाना होता है। आगे मेरा क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश। तो इनमें से सभी होगा ऑप्शन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है सब कुछ, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश। फ्रेंड्स मेरा आगे क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, या उसको यकृत भी बोल सकते हैं। आगे मेरा क्वेश्चन है, पादप हार्मोन का उदाहरण है तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ना पादप हार्मोन का उदाहरण है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र, यानी कि जनरेटर। उसको अंग्रेजी में जनरेटर बोल सकते हैं और हिंदी में जनित्र बोल सकते हैं। विद्युत धारा जिससे उत्पन्न होता है। ऊर्जा कैसे मात्रक क्या होता है? ऊर्जा कैसे मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा कैसे मात्रक जूल होता है। ऊर्जा कैसे मात्रक जूल होता है। इनमें से किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का अर्थ केमिस्ट्री में जल होता है। केमिस्ट्री में हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल होता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात बोले या वायु बोले, दोनों में प्रकाश की चाल सेम होता है, यानी कि निर्वात में हल्का ज़्यादा होता है, यानी कि लगभग दोनों में बराबर ही कर दिया है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। निर्वात या वायु दोनों में प्रकाश की चाल सेम ही होते हैं। और इसमें पानी बोल देगा तो पानी में हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। और कांच बोल देगा तो 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ये आप याद रख सकते हैं। और परावर्तन, आगे मेरा क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम से सीधा क्या होता है? परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। फ्रेंड्स आगे मेरा क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन बैंक से पूछा हुआ है। क्वेश्चन को रिविजन करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ क्वेश्चन को। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त किस पे होता है? विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त किस पे होता है? तो एनोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त एनोड पर होता है। आगे मेरा क्वेश्चन है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? केन किन काइन। देखिए केन किन काइन से आप याद रख सकते हैं। जैसे कि इसको मिटा के हम यहाँ पे बता देते हैं। एल्काइन, मेरा क्वेश्चन क्या पूछा है?
एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्काइन का तो शुरू में क्या होता है? केन कीन काइन, केन कीन और काइन, केन कीन काइन। तो यहाँ पे लिख देना आपको CnH2n, CnH2n और CnH2n, और शुरू में +2 करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें -2 करना है। तो केन से एल्केन बन जाएगा, एल्केन, इसमें इसी में लगा दीजिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हो गया। ये मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया, केन कीन काइन। तो CnH2n तो सभी में है, CnH2n। अब बात मेरा रह गया कि शुरू में +2 और लास्ट में -2 और बीच में नो चेंज। तो ऐसे अब मेरा क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र होता है। फ्रेंड्स, मेरा क्वेश्चन है कि एल्काइन श्रेणी के सदस्यों के समान सूत्र क्या होता है एल्काइन का। तो समझिए कि तीसरा नंबर के पूछा है, तो तीसरा नंबर में -2 होगा, सेम टू सेम -2 कर देना है। इसमें आपको +2 है और -2 है, इसमें कोई नहीं है, तो मेरा CnH2n -2 होगा। चलिए मैं आगे क्वेश्चन की चलते हैं। आगे मेरा क्वेश्चन है कि जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन एक हार्मोन है जो पादप को वृद्धि करने में सहायता पहुंचाता है। जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है, ये हार्मोन है। आगे मेरा फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, भोजन को परिवहन करता है। और पादप में जल को परिवहन कौन करता है? तो जल को परिवहन जाइलम करता है। ज से जल, ज से जाइलम याद रख सकते हैं। फ्लोएम, फ्लोएम यानी कि फल फूल यानी कि भोजन, तो फ्लोएम भोजन पहुंचाता है। फ्लोएम काम क्या होता है? भोजन पहुंचाना, भोजन सभी भागों में पौधे को पहुंचाना। और जाइलम का काम होता है जल सभी भागों में पौधे को पहुंचाना। तो ज से जाइलम और फ्लोएम यानी कि भोजन फल फूल, ऐसे आप याद रख सकते हैं। आगे मेरा क्वेश्चन है कि पत्तियों के मुरझाने में किस हार्मोन के कारण होता है? पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? फ्रेंड्स, मेरा क्वेश्चन क्या है कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो एब्सिसिक एसिड के कारण होता है, एब्सिसिक अम्ल। आगे मेरा क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? तो ईस्ट में होता है, ईस्ट में होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। आगे मेरा क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें गमन करती है, यानी कि प्रकाश की किरण जाती है तो सीधी रेखा में जाती है, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। और मेरा क्वेश्चन आ गया है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो हजामत जैसे कि सैलून में लगा होता है अवतल दर्पण, वही हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है, अवतल होता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और डायनमो से विद्युत उत्पन्न होता है। आगे मेरा फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना होने के कारण क्या होती है? घरों में विद्युत से दुर्घटना होने के कारण क्या होते हैं? तो घरों में विद्युत से दुर्घटना होने के कारण होता है शॉर्ट सर्किट। आंख व्यवहार कैसा आंख व्यवहार करता है? तो आंख व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह, आंख व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह। खरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, खरिया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। CWH का अभिक्रियाशील मूलक क्या होता है? CWH का अम्ल होता है। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो किसी भी उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, और अम्लीय विलयन 7 से कम होता है, और क्षारीय विलयन 7 से अधिक होता है। पारा क्या है? तो पारा किसका अयस्क है? पारा ऑप्शन है बक्साइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और सिनेबार। तो पारा अयस्क है सिनेबार का, पारा अयस्क है सिनेबार का, और एल्युमिनियम बक्साइट का, और लोहा हेमाटाइट, मैग्नेटाइट लोहा। ये आपको याद रखना है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में क्षैतिज के तारों की संख्या कितनी होती है? जो गिरा हुआ रहता है, तो गिरा हुआ क्षैतिज के तारों की संख्या कितना होती है? तो 7 होती हैं, और जो ऐसे खड़ा खड़ा रहता है वर्ग वो 18 होते हैं। फ्रेंड्स, मेरा आगे क्वेश्चन है, आप लोगों को लगता है कि सर बहुत फास्ट करा रहे हैं। मैं फास्ट इसलिए करा रहा हूँ कि मैं कल एग्जाम है विद्यार्थी लोगों का, उसको रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों का। आप लोग के लिए फास्ट कर रहे हैं, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इतना फास्ट वीडियो बनाएं, लेकिन हमको करना पड़ता है क्योंकि एग्जाम को हमको देखना है कि बच्चा को साल भर की तैयारी है, उसका ज़रूरी चीज़ बहुत ही रिवीजन होता है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि साल भर से तो पढ़ते आ रहे हैं, और मेन परीक्षा के टाइम हम रिवीजन कर लेंगे 2 घंटा, तो कितना अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं फास्ट थोड़ा कर रहे हैं, या तो है सब लेकिन रिवीजन हो जाएगा। मेरा आगे मेरा क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु। वृक्क की संरचनात्मक एवं
क्रियात्मक इकाई क्या कहलाते हैं? तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाते हैं। और तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन। आगे मेरा क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय सवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो एक कोशिकीय सवाल में जल का परिवहन विसरण द्वारा होता है। एक कोशिकीय सवाल में जल का परिवहन विसरण द्वारा होता है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए? तो मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए और हृदय स्पंदन के लिए और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। तो तीनों के तीनों आंसर सही है, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल इनमें से सभी। आगे मेरा क्वेश्चन है पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं? तो पराग कोश में परागकण होते हैं। प से पराग कोश, प से परागकण। आगे मेरा क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो दांत होते हैं 32। वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होते हैं। आगे मेरा क्वेश्चन है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है परितारिका। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। आगे मेरा क्वेश्चन है कि विभवांतर का ऐसा मतलब क्या होता है? विभवांतर बोले या विभव बोले दोनों बात बराबर होता है, तो विभवांतर का ऐसा मतलब वोल्ट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रहने देते क्या? मेरा क्वेश्चन तो लगता है कि वीडियो भी डबल ऐसे हो रहा है। क्वेश्चन तो अभी समाप्त होने वाला नहीं है। क्वेश्चन को समाप्त करने के लिए कम से कम 1 घंटा क्लास और चलना चाहिए। रहने देते हैं, फिर हम कल बताएंगे। एक और क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था क्या? तो वृक्षों को संरक्षित करना था। तो रहने देते हैं, देखते हैं कल अगर टाइम मिलेगा तो कल सवेरे में मॉर्निंग में वीडियो लोड कर दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। और तब तक के लिए फ्रेंड्स रहने देते हैं। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि यदि आप हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।